वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की एक्सरसाइज सेकंड करने वाले हैं हम। इस एक्सरसाइज का जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और आपने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में इलेवेंथ क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जब टॉपिक स्टार्ट किया गया था तब उसमें आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया गया था। एक थोड़ा सा हल्का फुल्का टच लगा देता हूं उसके लिए। तो अगर कोई रे है जो कि थीटा का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ में और उस रे की लेंथ है आर, तो जो पॉइंट पी है उसके जो कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है उनको हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था और शायद से ट्रिगो में भी हमने फेज 1 में ये चीजें कवर अप की हुई है। और इसमें आर जो रहता है वो रेडियस रहता है, जो कि मैंने यहाँ पे डिनोट किया गया है। आर का एक और फॉर्मूला रहता है। अभी हमने यहाँ पे क्या देख लिया है, यहाँ पे हमने देख लिया यार एक्स की वैल्यू जो है वो है आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू जो है वो है आर साइन थीटा और आर जो है वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। होप इट्स क्लियर। ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज के कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ही बेस्ड होने वाले हैं। मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो कहे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है इस ट्रिग्नोमेट्री का और उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल शॉर्टकट में लिखे तो एसओटी। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल नाम से आप समझ गए होंगे, ट्राइंगल का सॉल्यूशन फाइंड करना। अब इसमें आप जानते हैं कि ट्राइंगल में 6 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, सही है। 3 साइड्स और 3 एंगल मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, 3 साइड्स 3 एंगल्स। अब आपको अगर कभी 3 एलिमेंट दिए हुए हो और अगर आप बाकी के 3 एलिमेंट्स निकाल लेते हैं तो उसको कहते हैं कि ट्राइंगल को सॉल्व करना। वापस से बता रहा हूं, इफ 3 एलिमेंट्स आर गिवन और आप बाकी के 3 एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं तो उसको कहते हैं हम सॉल्व करना। तो मैं यहां पे भी मेंशन कर देता हूं सेकंड पॉइंट, इफ 3 एलिमेंट्स आर गिवन एंड यू फाइंड other 3, then it is known as solving a triangle. Solving a triangle. अच्छा, इसमें एक और चीज है, जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको तीनों एंगल ही दे दिए, ठीक है, और आपने कहा कि यार 3 एंगल दे दिए तो हम 3 साइड निकालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अरे वो तो 2 एंगल दे दिया तो भी मैं तीसरा एंगल निकाल के दे दूंगा ना आपको, सही है कि नहीं। तो 3 एलिमेंट्स देने का मतलब ये होता है 2 एंगल दे या फिर एक साइड दे या 2 साइड दे, एक एंगल दे, उसके बाद हम बाकी के 3 एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 एलिमेंट्स देने का मतलब ये नहीं होता कि आपको वो क्या कर दे, तीनों के तीनों एंगल ही दे दे। तो तीनों एंगल देने के बाद कोई साइड्स नहीं फाइंड कर सकता। तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि 3 एलिमेंट्स डजंट मीन कि तीनों के तीनों एंगल दे दिए तो हम निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो कि मैं उम्मीद करता हूं ये तो चीजें आपको पता ही होनी चाहिए और वो होती है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। तो आप सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में उम्मीद है पहले ही पढ़ चुके हैं और ये सारी चीजें आपको पता है, तो मैं उन चीजों पे नहीं जाने वाला हूं। इसके बाद 4th पॉइंट की तरफ अगर जाए तो 4th पॉइंट जो आपके नोट्स में मिलनी चाहिए और आपको पता भी होती है हमेशा। सो ग्रेटेस्ट एंगल है ना, साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटेस्ट, सही है ना। साइड अपोजिट टू greatest angle is greatest। मतलब जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली जो साइड रहती है वो बड़ी रहती है और ये चीजें आप पहले ही बेसिक्स में कवर कर चुके हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है 5th वाला, शॉर्टेस्ट साइड हैज द लॉन्गेस्ट
एंगल अल्टीट्यूड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट साइड हैज लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, तो अगर आप कभी भी एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं शॉर्टेस्ट साइड पे तो उसके ऊपर सबसे बड़ा एल्टीट्यूड गिरता है। ये चीज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये मेन चीजें हैं। इसके बाद जो चीज आती है वो होती है ट्राइंगल को लेबल कैसे किया जाता है। पिछले साल मैंने ट्रिगो में भी ये चीजें बताई हुई थी, जिन्होंने नहीं देखा होगा या उनको पता नहीं है वो भी बता देते हैं ट्राइंगल कैसे बनाया जाता है। तो ट्राइंगल को रिप्रेजेंट सपोज करिए ये ट्राइंगल है आपका, ये है ए बी सी, और कैपिटल ए बी सी डिनोट करते हैं एंगल्स को। कैपिटल ए के अपोजिट जो साइड रहती है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये पूरी साइड है, मतलब बीसी साइड की लेंथ कितनी हुई, स्मॉल ए। बी एंगल के सामने वाला जो है उसको हम बी साइड बोलेंगे, और सी के सामने वाला जो है उसको हम सी साइड कहेंगे। तो पहली चीज ट्राइंगल का लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि यार ए बी सी एक साथ ही लिख देता हूं, ए बी सी तीनों पॉजिटिव होंगे, ऑब्वियसली लेंथ ऑफ साइड है तो पॉजिटिव होगा। उसके बाद में दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि यार सम ऑफ साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। ए प्लस बी ग्रेटर देन सी है, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए होगा, और वैसे ए प्लस सी ग्रेटर देन बी होगा। थर्ड पॉइंट जो है उसी के साथ में आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस ऑफ साइड, अगर कोई दो साइड्स का अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो थर्ड साइड से छोटा होता है, वो थर्ड साइड से छोटा होता है। तो ये बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए एक ट्राइंगल के बारे में। इसके बाद में सम ऑफ ट्राइंगल्स में भी कुछ चीजें हैं जो ट्राइंगल में आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो जैसे कि पहली चीज है, आप तो जानते ही हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और अगर मैं इसी को लिखूं तो आप समझते हैं कि a प्लस बी, ये सी उधर जाएगा तो दिखने लगेगा पाई माइनस सी। तो ये चीजें टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे आगे के कुछ थ्योरम्स बेस्ड होने वाले हैं। अब a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लेता हूं, सो व्हाट यू विल गेट साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस सी। सो दैट इज साइन पाई माइनस सी। अगर आपको पिछले साल के बेसिक्स क्लियर है, सो पाई कम्स हियर, और इसको हम कहते हैं नो चेंज लाइन। अगर आपको पता होगा तो हम इसे कहते हैं नो चेंज लाइन। नो चेंज लाइन मतलब यहां पर साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टैन का टैन रहता है। तो आज हमारे पास साइन पाई माइनस सी है, तो पाई है मतलब यहां पर नेक्स्ट क्या आने वाला है, साइन का साइन रहेगा। पाई माइनस सी माइनस करने पर मैं जाऊंगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है सर, पॉजिटिव रहता है। तो यहां पर साइन पाई माइनस सी विल बी साइन सी, साइन विल नॉट चेंज, सो इट इज साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी। होप इट्स क्लियर। तो यहीं से आपके दिमाग में आ गया कि यार इसी तरीके से हम बाकी की चीजें भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि साइन ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए, वैसे ही साइन ऑफ सी प्लस ए इज इक्वल टू साइन बी। अब इसमें कॉस के बारे में थोड़ा पता करने की कोशिश करते हैं कि कॉस क्या दे सकता है। तो अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, साइन ऑफ ए प्लस बी फाइंड किया, और साइन ऑफ ए प्लस बी में थोड़ा साइड में लिख लेता हूं, साइन ऑफ ए प्लस बी हमें मिला साइन सी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में दोनों तरफ कॉस लेके देखते हैं। सो यू विल गेट कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी। अगर आपको बोर्ड के फॉन्ट साइज में कुछ गड़बड़ आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाइए, तो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में इन चीजों को इंप्रूव कर पाऊं। ओके, cos a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी दिया हुआ है। वापस से नो चेंज लाइन, मतलब cos का क्या होगा, cos c होगा, और पाई माइनस सी करने पर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए मैं यहां पर माइनस साइन लगाऊंगा। सो व्हाट यू गॉट, cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस cos c। ठीक, इसी तरीके से आप tan का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और शायद से कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि यार tan में क्या चेंज होने वाला है। तो tan में कुछ नहीं होगा, tan ऑफ a प्लस बी
विल बी इक्वल टू माइनस MC। ठीक, अब इसमें एक और वेरिएशन आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो वेरिएशन क्या रहता है? तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, ये तो हमने देख लिया। अगर सपोज कर लीजिए मैं दोनों तरफ हाफ कर देता हूं, हाफ से डिवाइड या 2 से डिवाइड कर देता हूं, सो यू विल गेट a/2 b/2 π/2 c/2। ठीक, दोनों तरफ अब मैं इस इक्वेशन में साइन ले रहा हूं, तो जैसे ही मैं साइन लूंगा तो ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है ये आपको दिखने लगेगी a प्लस b/2, और ये जो आगे वाली है π/2 माइनस c/2। अब कहानी बदल गई, π/2 आ गया। π/2 मतलब कहां पर आता है? जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, π/2 कम्स ओवर चेंज लाइन। इसको हम चेंज लाइन कहते हैं। चेंज लाइन पे क्या होता है सर? चेंज लाइन पे साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टैन का कॉट होता है, कॉट का टैन होता है, सेक का कोसेक होता है, एंड सो ऑन। तो मतलब π/2 आ गया तो पहली चीज तो साइन का कॉस c/2 हो जाएगा, ये चीज ध्यान में रखें। और π/2 माइनस करने पर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता हूं, वहां पे तो सारे लोग पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर विल बी पॉजिटिव एंड यू विल गेट साइन a प्लस b/2 इज इक्वल टू कॉस c/2। तो इसी तरीके से अगर मैं cos a प्लस b/2 फाइंड करना चाहूं तो क्या मिलेगा, और tan a प्लस b/2 फाइंड करूं तो क्या मिलेगा, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइन रूल। साइन रूल को आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी आपने इसको स्टडी किया हो लामीज रूल के नाम से। ठीक है, मतलब ये चीजें फिजिक्स में भी यूज होती हैं एज इट इज, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। सो साइन रूल लामीज रूल के नाम से जाना जाता है, या फिर लामीज थ्योरम के नाम से जाना जाता है फिजिक्स में। और वो कहता क्या है? तो कहता है भैया a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c एंड इट इज ऑल इक्वल टू 2r। सर ये कैपिटल आर क्या? ये तो चीजें पता है आपको। सर ये कैपिटल आर क्या है? सो कैपिटल आर इज सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो अगर सर्कम रेडियस मतलब सर आपको एक सर्कल जो कि ट्राइंगल को घेरे हुए है ऐसा लगेगा, जरूरी है। इस सर्कल की जो रेडियस रहेगी, अगर ये सेंटर रहेगा तो ये जो रेडियस है इसको हम कहेंगे भैया तो क्या है, R है। ध्यान में रहेगा। अच्छा, तो प्रूफ भी तो करके देखते हैं, जो कहा जा रहा है सही कहा जा रहा है या नहीं कहा जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाते हैं। ठीक, चलिए एक ट्राइंगल बना दिया, एक सर्कल बना दिया। अब हमें प्रूफ करना है a अपॉन साइन इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। ये जो चीजें हैं ये 2r के बराबर आती है। तो यहां पे कहीं तो भी सेंटर होगा, आप ये मानते हैं सर्कल का सेंटर होता होगा। अगर सर्कल के सेंटर से मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो क्या आपको पता है कि वो BC को बाइसेक्ट करेगा? हाँ सर पता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसका मतलब अच्छा ये एंगल कौन सा है? A, तो उसके सामने वाली जो साइड है BC, उसकी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? BC की लेंथ हो जाएगी स्मॉल a, पर ये तो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो पार्ट है ये कहलाएगा a/2। इज इट क्लियर? और अगर B से सेंटर को ज्वाइन कर दिया जाए, ध्यान से देखिए, B से सेंटर को ज्वाइन कर दिया जाए, सो इट विल बी रेडियस कैपिटल R, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है, सर्कम रेडियस है ना। ओके, अब सुनिए पूरी बात को। परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, मतलब मैं यहाँ पे कोई तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकता हूं। अच्छा, उससे पहले मुझे एंगल के बारे में पता करना है।
देखिए मैं सेंटर से सी को भी ज्वाइन कर रहा हूं। कोई मुझे मतलब आपको तो पता ही होगा, अगर ये वाला एंगल ध्यान से देखिए, अगर ये वाला एंगल ए है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, डबल होता है पता है आपको। सो ये एंगल हो जाएगा सर 2a। पर मुझे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किस में इंटरेस्ट है, सिर्फ इतने से एंगल में जो कि कहलाएगा कैपिटल ए। क्या बात क्लियर है? अगर ये a है तो ये पूरा एंगल 2a होगा, पर ये तो आधा ही है उसका, इसीलिए ये क्या रहेगा, एंगल a रहेगा। अब हम साइन a का रूल यूज कर सकते हैं वहां पर। तो देखिए साइन a अपोजिट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आने वाला है, और परपेंडिकुलर वाला a/2 अपॉन r, तो हमें मिलेगा a अपॉन 2r। क्या बात क्लियर है? अब मुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे 2r के लिए इंटरेस्ट है, मैं 2r को इधर फेंकता हूं। सो यू विल गेट a अपॉन साइन a इज इक्वल टू 2r। सिमिलरली हम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं कि b अपॉन साइन b इज इक्वल टू 2r, c अपॉन साइन b इज इक्वल टू 2r, और इसी तरीके से हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब साइन रूल के जो फॉर्म देखा था हमने, उसके साथ साथ ये वाली चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगी, और आप इसको इसी तरीके से याद रखने की कोशिश करें ताकि आप एग्जाम्स में इसको बहुत इजीली यूज कर पाए। तो ऑब्वियसली थ्योरम से डिराइव चीजें हैं, तो कोई अलग चीज नहीं बता रहा हूं। तो ए की वैल्यू को आपको दिमाग में जैसे ही आता है कि यार ए के बारे में बात कर रहा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 2r साइन ए की बात कर रहा है। वैसे अगर बी साइड की बात कर रहा है तो आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए 2r साइन बी की बात की जा रही है। इसी तरीके से कभी साइन ए आता है तो आपके जहन में आना चाहिए यार a अपॉन 2r की बात हो रही है, और वैसे ही b साइन b की बात हो रही है तो b अपॉन 2r आ रहा है, एंड सो ऑन। इसमें एक और जनरलाइज्ड फॉर्म रहता है, कुछ बुक्स में ऐसा मान लिया जाता है कि यार 2r तो कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस कांस्टेंट रहता है, तो कहीं कहीं पर हम इसको की तरह ट्रीट करते हैं 2r को, और इसकी वजह से होता क्या है, ऐसा भी बहुत बार लिखा जा सकता है कि साइन a इज इक्वल टू a के लिख देते हैं हम, साइन a इज इक्वल टू a के, साइन b इज इक्वल टू b के, साइन c इज इक्वल टू c के। या फिर कहीं कहीं पर कुछ क्वेश्चंस में इजी करने के लिए प्रॉब्लम्स को हम रेडियस को 1 मान लेते हैं, तो जिससे हमारा प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपके नोट्स में रेडी रखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल को भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या फिर पढ़ने वाले होंगे, मुझे याद नहीं है, तो शायद से आपको पता भी होगा। इसको कहते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर आपने ये थ्योरम फिजिक्स में पढ़ा होगा। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 cos थीटा, where theta is the angle between r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, थोड़ा अलग फॉर्म है, यहाँ पर कोसाइन रूल का डिफरेंट फॉर्म है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोसाइन रूल होता कैसे है, तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं और डिराइव करने की सीधी कोशिश करते हैं ताकि आप फॉर्मूला देख पाए। एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ट्राइंगल को नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर A B C, और आप तो जानते हैं C के सामने वाली साइड C हो जाती है, B के सामने वाली साइड स्मॉल b हो जाती है, और A के सामने वाली साइड स्मॉल a हो जाती है। ठीक, A के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि वो ओरिजिन पर है इसलिए वो 0 0 है। B के कोऑर्डिनेट्स आएंगे C, 0, देखिए ये पूरी लेंथ C है इसलिए C, 0। और अगर C के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल कितना है, A एंगल है। कितना एंगल है, A एंगल है, और ये R कितना है, B है। तो अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से जाएं तो हमें मिलेगा B cos A, B sin A। पोलर कोऑर्डिनेट्स अगेन बता देता हूं, आपने पिछले साल कवर किए हुए हैं। सो ये एंगल A है, ये रेडियस R की तरह काम कर रहा है, और पोलर कोऑर्डिनेट होता है R cos थीटा, R sin थीटा, इसीलिए यहां पर आया B cos A, B sin है। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं, तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब BC की लेंथ, BC लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू, ध्यान से, C माइनस B cos A
का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी साइन ए का स्क्वायर। और ये सब किस में आता है पता है आपको? हाँ सर, अंडर रूट में आता है। BC की वैल्यू कितनी है सर? BC की वैल्यू a है, पर मुझे ये रूट भी नहीं पसंद आता, हमें रूट भी नहीं पसंद आते, तो हम क्या करें? स्क्वायर लगा देते हैं। तो BC की लेंथ a स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा। इसका स्क्वायर करते ही मुझे मिलेगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर a माइनस 2bc कॉस a। और यहां पर 0 माइनस बी तो माइनस आएगा, उसका स्क्वायर करने पर मिलेगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर a। ठीक, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे यहां पर और यहां पर दोनों में b स्क्वायर कॉमन है। जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर, यहां बचेगा प्लस में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विल गिव यू 1, एंड सो यू विल गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। क्या क्लियर है? अब आप रेफर कर सकते हैं, ये और रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट वाले चीज पर आते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम, इट इज नोन एज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन से आपको पता है प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है? प्रोजेक्शन मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। ठीक, मतलब जिनको नहीं पता, सो AD is projection of BA over BC। मैं वापस मैं लिख के दिखा रहा हूं इस चीज को। AD is projection of AB या BA over BC। ये चीज ध्यान में रहेगी आपको। AD जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसको हम क्या कहते हैं भैया? तो प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है? BA का किसके ऊपर? BC लाइन के ऊपर। ठीक, अब जरा नोटिस करिए कि हमने पिछले इसमें क्या क्या पढ़ा था। अगर आप ट्रायंगल को गौर से देख रहे हैं, ये है एंगल B, ये है C, और अगर मैं आपसे पूछूं यार इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, ध्यान से देखिए, मैं 2 बार आपसे कोऑर्डिनेट पूछवाने वाला हूं। सो अगर मैं सिर्फ इतना वाला पार्ट कवर कर रहा हूं, लेफ्ट साइड वाला, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ध्यान से देखिए, c cos b, c sin b। ठीक, r cos थीटा, r sin थीटा। x कोऑर्डिनेट कितना है इसका? c cos b, मतलब सर इसका लेंथ कितना आया? c cos b, c cos b। ठीक है, अब इसी चीज को दूसरे तरीके से देखते हैं। अब मैं राइट साइड वाला ट्रायंगल कवर कर रहा हूं। अगर राइट साइड वाले ट्रायंगल की बात करें तो देखिए C एंगल है, B इज योर रेडियस। तो अगर राइट साइड से बात की जाए, A पॉइंट के एक और कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं, और वो आ सकते हैं B cos C, B sin C। और अगेन ध्यान से अगर देखोगे तो x कोऑर्डिनेट B cos C है, मतलब ये वाली जो लेंथ रहेगी, ये वाली जो लेंथ रहेगी वो क्या मिलने वाली है आपको? वही मिलेगी सर। वो कितनी मिलेगी? B cos C। इज इट क्लियर? तो अब अगर देखें, A के सामने वाली जो साइड है जो कि BC है, उसकी एक्चुअल लेंथ तो A है, और उसी A लेंथ को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ये वाला एक ये वाला। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए, A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल, ये पूरी A लेंथ है, उसको दिस प्लस दिस लिखा जा सकता है, और यही होता है हमारा प्रोजेक्शन रूल। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नेपियर्स एनालॉजी, और इसको आप इस तरीके से याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ a माइनस बी बाई 2 अपॉन tan ऑफ a प्लस बी बाई 2। ठीक, अच्छा, इस नेपियर एनालॉजी को टेंजेंट रूल भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या कहा जाता है? टेंजेंट रूल। कैसे याद रखना है? a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ a माइनस बी बाई 2 tan ऑफ a प्लस बी बाई 2। बस करना कुछ नहीं है, इस चीज को आप इधर भेजिए,
तो आपको क्या दिखेगा, tan ऑफ a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू, ये इधर आने वाला है, मतलब a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी बाई टू। ठीक, अच्छा, tan ऑफ a प्लस बी बाई टू मैंने आपको फाइंड करने के लिए दिया था, पर अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं, तो मुझे बताना ही पड़ेगा ये चीज आपको। tan ऑफ a माइनस बी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलता है cot ऑफ a प्लस बी बाई टू। ठीक, ये आप फाइंड करिए और चेक करिए, इसी को हम कहते हैं नेपियर्स एनालॉजी। tan ऑफ a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू, अरे यहाँ पे गड़बड़ होगी, cot ऑफ c बाई टू, a प्लस बी बाई टू नहीं, इट इज cot ऑफ c बाई टू। क्या बात क्लियर है? tan ऑफ a प्लस बी बाई टू आपको क्या मिलने वाला है सॉल्व करने पर, cot ऑफ c बाई टू। अब ये तो होगी फॉर्मूला याद रखने की बात, ठीक, प्रूफ भी तो आते हैं, तो प्रूफ कैसे करेंगे सर हम इन चीजों को? तो देखिए हम LHS से RHS लाने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम LHS की तरफ ध्यान दें तो वो है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। क्या आपको अभी पढ़ाया हुआ साइन रूल याद आ रहा है? तो साइन रूल के हिसाब से अगर देखें तो हमें दिखता है 2r साइन a, देखिए स्मॉल a को मैंने बताया था आपको 2r साइन a लिखा जा सकता है, स्मॉल b को लिखा जा सकता है 2r साइन b अपॉन 2r साइन a प्लस 2r साइन b। इज इट क्लियर? अच्छा, ये तो क्लियर हो चुका है कि 2r निकल के सर कट जाएगा, बच क्या रहा है? अगर ध्यान से देखोगे तो 2r कटने के बाद बचेगा ऊपर साइन a माइनस साइन b। क्या आपको साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला याद है? यस सर, याद है, पिछले साल ही पढ़ा हुआ था। साइन c माइनस साइन d आता है 2 cos साइन, और यहां पे मिलेगा a प्लस बी बाई टू, a माइनस बी बाई टू अपॉन, यहां पर साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला यूज होगा और वो मिलेगा 2 साइन a प्लस बी बाई टू कॉस a माइनस बी बाई टू। 2 कैंसिल होगा, ध्यान से देखिए यहां पर क्या मिल रहा है, साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा tan और ये हो जाएगा cos अपॉन साइन, तो ये अपॉन में tan चला जाएगा, तो ये हमें मिल गया। हमने LHS से स्टार्ट किया था, LHS किसके बराबर आ रहा है, ये देखिए नीचे वाली चीज, वो आ रहा है tan ऑफ a माइनस बी बाई टू अपॉन में cot ऑफ tan ऑफ a प्लस बी बाई टू। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो हमने थ्योरम को प्रूफ कर दिया है, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है। चलिए, नेपियर्स एनालॉजी के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको सम सॉल्व करते टाइम पे काम आएंगे, तो वो नोट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला पॉइंट है इफ नंबर ऑफ एंगल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ साइड्स, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, इफ गिवन क्वेश्चन में कभी ऐसा दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एंगल्स ज्यादा दिए हैं और साइड्स कम दिए हैं, तो उस टाइम पे आप यूज करिए साइन रूल, देन यूज साइन रूल। ठीक, अगर इफ नंबर ऑफ साइड्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंगल, तो उस केस में आप समझ गए आपको यूज करना है कोसाइन रूल। इज इट क्लियर? और अगर कभी ऐसा हो, इफ डिफरेंस ऑफ एंगल इज गिवन, इफ डिफरेंस ऑफ एंगल इज गिवन, तो आप यूज कीजिए प्रोजेक्शन रूल। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको सम सॉल्व करते टाइम बहुत काम में आने वाले हैं। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है हाफ एंगल फॉर्मूले, जिसको हम अभी डिराइव करके भी देख लेंगे 2 मिनट में, कोई बड़ी बात नहीं है इसको डिराइव करना। अच्छा, अगर आप फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दें तो इट इज साइन a बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। ठीक, अगर cos a बाई टू की बात करें तो आप देख रहे हैं इट इज अंडर रूट s माइनस ए एस अपॉन बी सी, और इसी तरीके से
tan a/2 तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने sin a/2 को cos a/2 से डिवाइड किया इन फॉर्मूलों को, तो आपको tan a/2 का फॉर्मूला मिल गया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब याद कैसे रखना है उसके लिए भी उसमें से, अच्छा ये s क्या होता है? सो s इज सेमी पेरीमीटर, क्या आपको पता है? s इज सेमी पेरीमीटर, आपने हेरोन्स फॉर्मूला में इसको पढ़ा हुआ है, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। और अगर आपको बता दूं तो इट इज a+b+c/2, मतलब लेंथ ऑफ साइड्स जोड़नी है पेरीमीटर के लिए और उसको 2 से डिवाइड करने पर आपको सेमी पेरीमीटर मिलता है। आपने 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा ही था, उसमें ही आपने सेमी पेरीमीटर को पढ़ा था। अच्छा, अब याद कैसे रखना है? ठीक है, चलिए सबसे पहले है sin a/2 और उसका ये फॉर्मूला है, तो ध्यान से देखिए क्या बता रहा हूं, उम्मीद है आपके दिमाग में उतर जाएगा। sin a/2 है, उसको पढ़िए सुना तू, सो सुना इज फॉर sin a और अपॉन में 2 है, इसलिए सुना तू सब सच बक। ठीक, वापस से देखिए, सुना तू सब सच बक, सब के लिए s-b, सच के लिए s-c और अपॉन में bc तो है ही, और अंडर रूट में है, ये आप चीज ध्यान में रखेंगे। अब अगर cos a/2 की बात करें तो ध्यान से देखिए, कोसातु सास बक, ध्यान में रह जाएगा, कोसातु सास बक। और tan a/2 तो मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल काम है, tan a/2 दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए तो याद हो जाएगा। अच्छा, अब सर आते हैं मेन बात पर कि यार प्रूफ कैसे किया जाए। ठीक, तो प्रूफ की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है? sin a/2 जो है वो इतनी सारी चीज आ रही है, तो हमें एक चीज पता है, हमने पिछले साल cos के फॉर्मूले पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था 1 - cos a इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a/2। ठीक, क्या पढ़ा था? 1 - cos a इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a/2। क्या हमने अभी कोसाइन रूल पढ़ा है? हाँ सर, कोसाइन रूल पढ़ा है, तो उसमें cos a की वैल्यू जो है, cos a की वैल्यू कितनी थी? तो वो थी, ध्यान से, b² + c² - a² अपॉन 2bc। हाँ, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, हमने जो अभी कोसाइन रूल किया था उसमें से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि यार भैया cos a का जो वैल्यू है वो आता है b² + c² - a² अपॉन 2bc। आप चेक करिए उसको ढंग से। अच्छा, सामने 2 sin स्क्वायर a/2 तो एज इट इज चल रहा है। एलसीएम फिर सर बचपन से लेता था, ये देखिए इधर जाएगा, सो यू विल गेट 2bc - b² - c² + a² अपॉन में 2bc इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a/2। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ध्यान से देखिए, a² को तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, a² को साइड में रख रहा हूं। ये जो 3 लोग हैं ना, इन 3 नमूनों को साथ में रख रहा हूं, और इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूं, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं। तो जैसे ही मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, और आपके दिमाग में आ गया ये तो फॉर्मूला बन गया, b - c का होल स्क्वायर। देखिए क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं, अपॉन में 2bc इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a/2। ऑब्वियसली आप पता है sin स्क्वायर a/2 के लिए आपको तो ये करना पड़ने वाला है। ठीक, आगे अगर नोटिस करें, ये दिख रहा है a² - b² जैसा फॉर्मूला। ठीक, a² - b² मतलब a + b, a - b, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिए a + b - c, और इधर a - b + c। आर यू गेटिंग इट? अपॉन में 2bc इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a/2। ठीक, ये इसको 2 को भी बुला ही लेते हैं यार अपन, इधर यहाँ पे आते हो, नीचे आते क्या बन जाएगा 4। बस अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिए, s की वैल्यू कितनी होती है? a + b + c अपॉन में 2, या फिर सरल भाषा में कहूं तो हम लिख सकते हैं 2s इज इक्वल टू a + b + c। ठीक, अब यहां पर क्या है? यहां पे देखिए a + b है,
तो a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2s माइनस सी, बिल्कुल। और यहां पर क्या है, a प्लस सी है, नोटिस करिए, मैं देखिए दोनों को साथ साथ में लिख के दिखा देता हूं आपको, यहीं पे करता हूं क्योंकि ज्यादा जगह नहीं है मेरे पास। तो a प्लस बी, तो यहाँ पे आप आराम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे a के सामने प्लस साइन है, c के सामने प्लस साइन है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं वापस से a प्लस सी माइनस बी। ठीक, अब यहां पे आइए, a प्लस बी का मतलब हो जाएगा 2s माइनस सी, मैं यहीं पे करेक्शन कर रहा हूं, 2s माइनस सी, तो ये दिखने लगेगा क्वेश्चन हमें, a प्लस बी था वो दिखेगा 2s माइनस सी माइनस सी माइनस सी माइनस सी माइनस 2c, तो मैं यहां लिख रहा हूं माइनस भैया 2c बन गया पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास a प्लस सी था, a प्लस सी, देखिए a प्लस सी कितना आएगा, 2s माइनस बी आएगा, तो मैं उसको लिखूंगा 2s माइनस बी मतलब माइनस 2b, अपॉन में है ये 2 यहां पर आ गया था तो बन गया 4bc। ठीक, अब रूट लेने का समय आ गया है, उससे पहले थोड़ा बहुत काम निपटा देते हैं। यहां से देखिए इस ब्रैकेट से क्या निकलेगा, 2, इस ब्रैकेट से 2, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 2 4, 4 4 उड़ गया। आपके पास में बचा क्या, आपके पास बचा s माइनस बी अपॉन में bc, s माइनस बी अपॉन में bc, और सामने क्या था, साइन स्क्वायर a/2 था। बस काम खत्म हो गया, रूट लेना है, इधर का स्क्वायर हटाता हूं, रूट, देखिए फॉर्मूला रेडी हो चुका है आपके लिए। ठीक, थ्योरम शायद से ये वाले पूछे जा सकते हैं, साइन रूल कोसाइन रूल इंपॉर्टेंट है, उसमें से हाफ एंगल भी पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के लिए इसका प्रूफ आते हैं बहुत बार पेपर्स में। और याद कैसे रखना है ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी, वैसे याद रखिए, जैसा मैंने तरीका आपको दिया था उस तरीके से याद रखिए। अब सेकेंड फॉर्मूला की तरफ चलते हैं जो कि है cos a/2, और वो फाइंड आउट करना है। तो यार इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, हमने एक और चीज पढ़ी थी पिछले साल, 1 प्लस cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2। क्या पढ़ी थी, 1 प्लस cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2। वापस से cos a का फॉर्मूला लगाना है, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, और ये काम आपके हवाले छोड़ते जा रहा हूं। और बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला वो आएगा tan a/2। tan a/2 के लिए तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि tan a/2 के लिए आपको क्या करना है, tan a/2 के लिए आप sin a/2 को cos a/2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इसमें एक थ्योरम और है शायद से, अगर मैं नोटिस कर रहा हूं तो वो जो थ्योरम है शायद से हेरॉन्स फॉर्मूला है, और हेरॉन्स फॉर्मूला आपको डिराइव करते आता है, तो मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात है। नेपियर्स एनालॉजी से लेकर बाकी सारी चीजें मैं डिराइव कर चुका हूं आपके लिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहे हैं थ्योरम्स में तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज। एक्सरसाइज 3.2 की तरफ पूछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, उसमें हमें पूछ रहा है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसका मतलब आपको r और थीटा दिया हुआ है, r की वैल्यू √2 है और थीटा की वैल्यू π/4 दी हुई है। आपको x और y ढूंढने हैं। एक चीज बता देता हूं फटाफट, आपको पता है कि x जो होता है वो होता है r cos थीटा, y जो होता है वो होता है r sin थीटा, ये हम पहले ही देख चुके हैं। एक और चीज हमने देखी हुई थी, r इज इक्वल टू जो होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पर क्योंकि इस केस में हमें उसकी जरूरत नहीं है, r ऑलरेडी दिया हुआ है, हम मूव करेंगे कि हमें x की वैल्यू कैसे मिल सकती है। तो भैया x की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी सीधे सीधे r cos थीटा और r sin थीटा से। तो फाइंड आउट करते हैं, x इज इक्वल टू √2 cos π/4 एंड y इज इक्वल टू √2 sin π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री, ये होगा 1/√2, ये भी होगा 1/√2। इसका मतलब x की वैल्यू आएगी √2 इंटू 1/√2, y की वैल्यू आएगी √2 इंटू 1/√2। ये कैंसल आउट होंगे और आपको मिलेगा कि भैया x, y जो है इट इज 1,1। काफी आसान क्वेश्चन है, जो कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मुझे तो लगता है उनके लेवल का भी सम है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ की तरफ चल रहा है। r, थीटा दिया है आधा और 7π/3, और x और y ढूंढना है, वो तो आपको फॉर्मूला पता ही है। तो हम जानते हैं यार x इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2
cos ऑफ 7π/3 और y बन जाएगा 1/2 साइन ऑफ 7π/3। इस 7π/3 को मुझे स्प्लिट करना है, तो क्या मैं 7 को लिख सकता हूँ भैया 6 + 1 7 होता है। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, 6π + π/3 और ऑब्वियसली आप जानते हैं 6 + 1 7 होगा ही। अगर मैं इसको आगे लिखूं तो मुझे दिखेगा cos ऑफ, ध्यान से 3 सेपरेट होगा, 3 एक बार इसके साथ जाएगा, 3 एक बार इसके साथ जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, जब इसके साथ जाएगा तो मिलेगा 2π और यहां जब जाएगा तो मिलेगा π/3। इसका मतलब है y को भी मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 2π + π/3। क्या बात समझ में आई कैसे स्प्लिट किया हुआ है। अब हमारा काम आसान हो गया है। 2π आता कहां पर है सर, ये देखिए यहाँ पर 2π आता है। किसी को पता ही क्या होता है, चेंज लाइन नो चेंज लाइन। सर नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन का मतलब है cos का क्या रहेगा, cos π/3 एज इट इज। अच्छा 2π में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं प्लस करूंगा एंगल कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है, इसलिए यहां पर ये प्लस ही रहने वाला है। और एक और चीज, cos ऑफ π/3, यहां पर भी y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/2 साइन ऑफ π/3, क्योंकि चेंज हो ही नहीं रहे हैं ये चीजें। अच्छा cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, π/3 इन द सेंस 60 डिग्री होता है, ये आधा आएगा और आपको मिलेगा 1/4। इसकी वैल्यू √3/2 होती है, इसलिए ये मिलेगा √3/4। और इसी तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y हमें मिले 1/4 एंड √3/4। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ये हमने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, आप इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताइए। तो यार पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए मुझे r और थीटा की जरूरत रहती है, जिसमें से मैं जानता हूं कि r जो है वो होता है √x² + y²। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ r = आ गया √√2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और ये आपको 2 + 2 4 मिलेगा और स्क्वायर रूट करने पर आपको 2 मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिए, स्क्वायर रूट निकालने पर कोई +-2 नहीं लिखेगा। क्यों, क्योंकि ये r है, r मतलब रेडियस, और रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो r हमेशा कैसे आने वाला है, पॉजिटिव आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं थीटा की तरफ। तो हमें तो पता है यार x = r cos थीटा होता है, y = r sin थीटा होता है। इसी का मतलब ये हुआ कि cos थीटा जो है वो हमें दिख रहा है x/r और sin थीटा जो है वो हमें दिख रहा है y/r। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, √2, सो योर cos थीटा विल बी √2/2। r के लिए 2 थी, और sin थीटा भी कैसा है, √2/2। अगर आप √2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 1/√2, और sin थीटा भी कैसा, 1/√2। देखिए आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हो रहा है। cos थीटा की वैल्यू 1/√2, sin थीटा की वैल्यू 1/√2। अच्छा यहां से क्या नोटिस करें कि cos कैसा है, पॉजिटिव, sin कैसा है, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव कहां मिलते हैं, sin और cos दोनों पॉजिटिव मिलते हैं सर हमें हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, अब हम बात करते हैं 1/√2। 1/√2 कितने डिग्री पर आता है, 45 डिग्री पर आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात की जा रही है, इसलिए हम सीधे सीधे खुशी खुशी लिख देंगे भैया देयरफॉर थीटा = π/4। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे शो करने हैं, r, थीटा = 2, π/4, इस तरीके से शो करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, x और y दिया हुआ है। r की तरफ चलते हैं। r हमें दिखेगा √x² + y², √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, वापस से 4 आएगा और बाहर निकलेगा 2। अब हम थीटा की तरफ चलते हैं। तो हमें पता है कि cos थीटा = x/r और sin थीटा = y/r होता है। x की वैल्यू हमें 1 दी है, r की वैल्यू 2, तो ये 1/2 मिला, तो cos थीटा हमें मिला 1/2। sin थीटा की अगर बात करें तो y दिया है -√3 और /2, तो -√3/2। अब ध्यान से देखिए, cos पॉजिटिव sin नेगेटिव, cos पॉजिटिव sin नेगेटिव, ये तो सिर्फ चौथे क्वाड्रेंट में होता है। तो मैं लिख रहा हूं सिंस
cos theta greater than 0 and sin theta less than 0. Therefore, theta lies in चतुर्थ क्वाड्रेंट। क्या बात क्लियर है? फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट याद होगा तो मैंने आपको पिछले ही एक्सरसाइज में बताया था, ये थीटा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा और यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा का इस्तेमाल करते हैं। 1/2 कब आता है? कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है? तो आती पाई बाय 3 पर। और वैसे ही √3/2 भी कब आता है? पाई बाय 3 पर मुझे तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, तो पाई बाय 3 वैसे नहीं मिलेगा, तो मैं यहां लिखूं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3 और इसी से मुझे मिला 5 पाई बाय 3। आर यू गेटिंग इट? तो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा कितने आए? तो पहला r तो आया 2 और थीटा आया मेरा 5 पाई बाय 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। होप इट्स इजी। आई थिंक सो ये सेकंड ही हमने थर्ड वाला पार्ट सॉल्व किया हुआ है। ये थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड वाला और फोर्थ वाला आपके लिए है, आप सॉल्व करके देखिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है, नहीं सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ऐप के ऊपर चैट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन पोस्ट कर दूंगा। मेरे हिसाब से इस वीडियो में इतना ही ठीक है। साइन रूल कोसाइन रूल के जो आगे के क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 12 तक, ये हम अगले पार्ट में अपलोड करते हैं।